अंबेसडर वोरा, मुझे एक चीज समझनी है। अब जिस तरह से बांग्लादेश की एक तस्वीर सामने आ रही है, वहां पर ये तख्ता पलट हुआ, वहां पर फिर सेना नई सरकार बनी है। उन्होंने अभी कर्नल सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह से हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि हिंसा रुकनी चाहिए। वो एक संदेश हिंदुओं को लेकर दे सकते थे पर उन्होंने दिया नहीं है। क्या ये स्पेसिफिकली उन्होंने ऐसा किया क्योंकि इसकी चर्चा पूर्ण हिंदुस्तान में जिस तरह हो रही है, एक देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करके ये कह रहा है कि हिंदुओं की आप सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए, उस पर वो कुछ एक्ट नहीं कर रहे हैं। मैम, उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज के अगेंस्ट ये जो हिंसा हो रही है इसको रुकना चाहिए। तो जहां जिन माइनॉरिटीज के अगेंस्ट हिंसा हो रही है वो तो हिंदू है ना मैम। बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस के अगेंस्ट नहीं हो रहा, ज्यादा तो हमारी तरफ हो रहा है, हमारी सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वहां पर। तो ये मीनिंग क्लियर होता है। हमेशा हर चीज कहने की जरूरत नहीं होती, लोग समझ जाते हैं कि क्या मतलब है। जब किसी की पिटाई हो रही होती है, भाई पिटाई मत करो, उसकी नाम लेने की जरूरत नहीं होती है। ये पहली चीज है। दूसरा, हमने ये स्पष्ट किया है कि हमारा एक इंटरेस्ट है उस कम्युनिटी में और आप उनकी सुरक्षा करिए। मुबारक हो, आपके पास ताकत है, पावर है, अब आप उसका सही प्रयोग करें, इसमें कुछ गलत नहीं है। दिस इज परफेक्ट डिप्लोमेसी जो हम कर रहे हैं कि आप उसको रोकिए, आपके पास पावर है, आपके पास फौज है, सब कुछ आप करिए, उनका भी आप ध्यान रखिएगा। और अब आप बन गए हैं नेता, आपको हम मुबारक देते हैं, आपके साथ हम मिलकर काम करेंगे। अब ये जो बात आपने बोली है, मैं इस चीज पर एक यहाँ भारत में प्रेम कुमार जी और अवधेश जी आपके पास आ रही हूँ। जब शुरुआत में शेख हसीना जिस दिन भारत आई हैं, उस दिन ये चर्चा हो रही थी, कुछ लोगों ने बयान तक दे दिया कि शेख हसीना को यहाँ से हटाइए, भारत में क्यों आई है, वो भारत में क्यों शरण दिया जा रहा है। कुछ ने उल्टा कहा कि भाई शेख हसीना यहाँ पर आ गई हैं तो इनको संरक्षण देना चाहिए, लेकिन हमारे साथ इसको शेयर करिए, आप लोग इसके बारे में जानकारी दीजिए। अब जानकारी तो दी गई है, लेकिन अगर भारत में शेख हसीना रहती हैं और वो किसी और देश नहीं जाती, क्योंकि इस पर भी चर्चाएं हो रही, आपको लगता है कि इस देश में जो एक लेफ्ट इकोसिस्टम है वो इसको बहुत आराम से स्वाभाविक ढंग से लेगा? नहीं, इस समय उतना ही नहीं कहा गया। एक तो हमारे देश में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे मोदी जी सुन लो, मोदी जी सुन लो, और शेख हसीना के पास, शेख हसीना जरा बता देना उनको कि क्या हुआ है। देखो क्या है कि मैं तो हैरत में हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने 1971 में दुनिया के विरोध को नकारते हुए पाकिस्तान के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को ध्वस्त किया, उसको पूरा एकदम जमीन पर लाया, उसकी 92-93 हजार सैनिकों को आत्मसमर्पण कराया, पूरा देश को तोड़ दिया। आज अगर ये सब होते तो कहते भाई वहां क्यों जा रहे हैं। अब बांग्लादेश के लोग, उस समय आपको बता रहा हूं कि सीमा कुछ थी ही नहीं, वहां कोई हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं, जितने लोग चाह रहे थे भारत में आ रहे थे, लोग यहां से जा रहे थे, कोई सीमा नहीं थी। आज अगर वो सिचुएशन हो जाएगी तो हमारे देश में क्या होगा। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे शेख हसीना को, अगर शेख हसीना को देश में डिक्टेटर कहा जा रहा हो तो इससे सोचिए कि इकोसिस्टम कैसे काम कर रहा है। ये तो कांग्रेसी अपने किए हुए पर, जो पाकिस्तान ने षड्यंत्र करके अमेरिका की मदद से उस पूरे 1971 को उलट के वहां ले जाने की कोशिश की है कि हम उसी अवस्था में जाएं। केवल हिंदुओं पर यह अटैक नहीं हो रहा है, बांग्ला संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीकों पर, वैसे फिल्म कलाकारों पर, वैसे अन्य आर्टिस्टों को जिंदा जलाया गया है। यही 1970 में। बहुत दूसरी बात पर आ रहा हूं। नहीं, शेख हसीना का समझिए, शेख हसीना को भारत के अलावा दूसरी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। अच्छा, होना ही नहीं चाहिए, उन्हें भारत में नहीं होनी चाहिए। शेख हसीना पहले भी भारत में रही हैं, आज भी रहे, आगे भी रहेंगे। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये भारत के लिए डिस्टर्बेंस वाली स्थिति ना हो। इनके साथ के एक मंत्री ने धमकी दिया है कि हमारे दुश्मन को, बीएनपी के नेता हैं वो, हमारे दुश्मन को अगर आप रख रहे हैं, हमको संबंध है, यानी वो इंग्लैंड में चला जाए तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, शेख हसीना दूसरी जगह चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। भारत से प्रॉब्लम है, क्योंकि भारत ही है जो 1971 की पुनरावृत्ति कर सकता है, बाकी किसी देश की हैसियत नहीं है। अब मैं अभी भी कह रहा हूं, अवामी लीग अभी भी बांग्लादेश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति है। धीरे धीरे शेख हसीना का अवामी लीग के नेताओं से संपर्क, क्या यही डर नहीं है, और वहां पॉलिटिकल मूवमेंट उस देश में अहिंसक तरीके से खड़ा करना, उसमें समय लगेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर भारत में रहेगी, घोषणा की आवश्यकता, बहुत से लोगों को लगता है कि अगर वो भारत में रहेंगी तो भारत से रहकर रीग्रुप करना बांग्लादेश में उनके लिए ज्यादा आसान होगा, इसलिए भी भारत में नहीं रहना चाहिए। ये भी एक खबर है। बहरहाल, एक अंबेसडर वोरा,
दुनिया में एक तरफ तो ये चल रहा है जहां पर बांग्लादेश को लेकर एक तख्तापलट की बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज फ्राइडे है, शुक्रवार का दिन है, और ये कई हलकों में इसकी चर्चा चल रही थी कि क्या फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन ईरान एक बड़ा अटैक कर सकता है इजराइल पर। अब जब से इस्माइल हानिया को मार गिराया गया उसके बाद से ये चर्चाएं बहुत ज्यादा होती रही हैं कि ये करेगा इजराइल, और इसीलिए मैं आज ये आपको दिखा रही हूं कि ईरान का ये ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे क्या हो सकता है। दुनिया में एक नई तरह की जंग, इजराइल पर हमले की तैयारी में ईरान है, ये हम सब जानते हैं। हानिया के मारे जाने से खमनई बौखलाए हुए हैं और ईरानी फौज को ईरानी नेता ने खुली छूट भी दे दी है। शुक्रवार यानी आज हानिया को कब्र में दफनाया गया था और इसीलिए फ्राइडे को ही बदला लेने की तैयारी की जा रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि उसी दिन जब दफनाया गया उसी दिन को बदला भी लिया जाएगा। ऐसे में क्या किसी भी वक्त चौतरफा हमला ईरान कर सकता है, ये भी पूछा जा रहा है। और इसके लिए जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप है यानी कि वो फैसला लेगा जिसमें हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही सब आते हैं। अब ये सब एक तरह से घेर कर अगर ईरान पर हमला करते हैं, कर्नल सिंह, इस पर मुझे पता है आपके सर्कल्स में बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि क्या ये बड़ा हमला ईरान करेगा इजराइल पर आखिरकार, जो उसने कहा है, क्या लग रहा है? देखिए, जब हम ईरान से रिलेटेड इजराइल पर किसी भी अटैक की बात करें तो बड़ी जिम्मेदारी से उसे एनालाइज करना चाहिए। ईरान के पास वो काबिलियत नहीं है कि वो एक फुल फ्लेजेड वॉर का अटैक कर पाए। तो क्या करेगा? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जो ये टाइम लग रहा है ये कोऑर्डिनेशन में टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो आज बोले कि हूती तुम 10 बम गिरा दो, कल बोले हिजबुल्लाह, तो वो बेकार हो जाएगा। ये एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करने की कोशिश करी जाएगी, जो मेरा अंदाजा है कि जैसे जैसे 12 तारीख पास आती जा रही है जो कि इजराइल का मॉर्निंग डे है, तो इसीलिए वो 10 तारीख को होगा, 9 तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा। ये आकलन इसीलिए किया जा रहा है कि वो उसको उस समय हर्ट करना चाहता है जब इजराइल ऑलरेडी एक बहुत ही सैड मूड में होगा, क्योंकि उनका फर्स्ट और सेकंड टेम्पल वो 12 और 13 तारीख को गिराया गया था। तो एक तरीके का सेंसेशन भी क्रिएट करना चाहेगा। जो टाइम लग रहा है दैट इज फॉर द कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आप देख लीजिएगा ईरान, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, इवन मैं कहता हूं इवन सीरिया बीच में अगर पड़ गया किसी तरह से, ये अटैक चारों तरफ से होगा तभी सक्सेसफुल होगा। क्योंकि अगर इन सभी ने मिलकर 500 या 1,000 रॉकेट भी डाले, तब जाकर आप देखेंगे 4 से 5,000 रॉकेट अगर इजराइल की तरफ बढ़ते हैं, तब जाकर आयरन डोम अगर 95% रोक पाता है, तो वो 5% जो गिरेगा वो इफेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। आप बोल दीजिए हूती इसको 10 राउंड फायर। पर जिस तरह से एम्बेसडर बोरा, जिस तरह से कल एयरपोर्ट इजराइल ने अपना पूरा खाली कर दिया था, उससे क्या लगता है आपको एम्बेसडर बोरा कि जिस तरह से उन्होंने एयरपोर्ट खाली कर दिया और कहा कि यहां पर कभी भी किसी तरह का कोई हमला हो सकता है, वो एक प्रेजेंट एक थ्रेट के अंडर है इस वक्त? उन्हें लग रहा है कि कोई एक हमला ईरान की तरफ से होगा, आने वाला है? ये बहुत अच्छा आपने कहा है। वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि अगर कोई हमला हो तो उसका जवाब दिया जाएगा। उस वक्त हम इवैक्यूएट नहीं करेंगे, हम पहले से तैयारी करेंगे। दूसरी बात मैम, ईरान को कोई ये बनिया जो मर गया है उनको इतना तकलीफ नहीं है। अरे बहुत से बनिया, हनी है जो भी उसका नाम है, बहुत से घूमते रहते हैं दुनिया में, इसके साथ क्या तुम्हारी मोहब्बत है? तकलीफ ये है कि मेरे घर में घुस के मारा है उसको। और फिर ये जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये हूथी और ये जो कौन से हैं, ये हिजबुल्लाह और ये सब बाकी कह रहे हैं, यार तुम तो हमारे गॉडफादर हो, तुम इस आदमी को बचा नहीं सके तो हमें क्या बचाओगे? ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस मैम, ये मेरा मानना है 51 साल के बाद इन डिप्लोमेसी ये टूट रही है। ये भरोसा नहीं करते हैं ईरान के ऊपर। तो अपनी दिखाने के लिए कि मेरे में अभी भी दम है, ईरान कुछ करेगा, पर जैसा कर्नल सिंह ने बिल्कुल सही कहा है, उसके पास ताकत नहीं है। फॉर इजराइल सर्वाइवल के लिए है, फॉर ईरान दिखावे के लिए है, और दोनों के बीच में बहुत अंतर है।